हेलो मेरे क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी हम वेव ऑप्टिक्स के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपको दिखाई देगा। तरीका पढ़ने का क्या है कि आपने पॉज किया और उस क्वेश्चन को पढ़ा और उसका आंसर खुद सोचा। फिर आंसर समझ ना आए तो मैं आंसर वाली स्लाइड आपको समझाऊंगा, उस टाइम आप पॉज करोगे और हाथों हाथ ही करोगे। ये नहीं सोचना है कि भाई कल कर लूंगा, रात को कर लूंगा, इस टाइम कर लूंगा, वो कर लूंगा। ये सबसे बेकार सोच है, इसके पीछे मत पड़ना। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। सो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, अ लाइट वेव एंटर फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, हाउ विल द फ्लोबिंग अफेक्टेड एनर्जी ऑफ द वेव। देखिए, जैसे ये हमारा ग्लास है। अब इस ग्लास से हम एक नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल। तो अब ऑब्वियसली अगर कोई लाइट ऐसे आएगा तो कुछ लाइट तो अंदर चली जाएगी। तो हम बना के एक बार दिखाएंगे, समझ में आएगा आपको। तो कुछ लाइट तो अंदर जाएगी लेकिन कुछ रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। तो इस लाइट वेव की जो अगर ग्लास में अगर वो वेव आया है, तो जब वो वेव ग्लास में आया है तो कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो चुका है, तो इसकी एनर्जी तो डिक्रीज हो जाएगी। तो एनर्जी डिक्रीज होगा रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि अब देखो, अब ये आगे बढ़ रहा है ग्लास के अंदर, पर कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो चुका है इसका। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, देखो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, याद रखना। फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस। तो क्वेश्चन आंसर ये रहा, एनर्जी एनर्जी तो मैं कह रहा था दोस्तों, आंसर ये रहा, एनर्जी ऑफ द वेव डिक्रीज बिकॉज सम पार्ट एनर्जी ऑफ द वेव डिक्रीज बिकॉज सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक। कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, इसलिए एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्या है, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से अगर आप देखने का प्रयास करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डज नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव कभी चेंज नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वेवलेंथ चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी रिमेंस द सेम। वही वाली बात है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकता। इसको एक्सप्लेन करने का एक मैथमेटिकल तरीका भी होता है। देखिए, अगर आप ये समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, देखिए आपने पढ़ा होगा स्पीड इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा पक्का कहीं ना कहीं, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ, पक्का पढ़ा होगा। अब देखिए, अब जो स्पीड है ना, स्पीड समझिएगा, स्पीड को हम सी बोलते रहे हैं। तो देखिए, सी अपॉन में वेवलेंथ आपका फ्रीक्वेंसी होता है। अब इससे क्या है, जब एक वेव किसी मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड भी डिक्रीज होगा। जो सी की वैल्यू है डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। स्पीड भी डिक्रीज होगा और उसका वेवलेंथ भी डिक्रीज होता है। तो ये डिक्रीज डिक्रीज कट जाएंगे और आपका फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम रह जाएगा, क्योंकि स्पीड भी डिक्रीज होता है और वेवलेंथ भी डिक्रीज होता है। तो दोनों चीजें डिक्रीज हो रही, तो डिक्रीज से डिक्रीज दोनों का इफेक्ट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन इसका एक और तरीका होता है, थ्योरेटिकली तरीका, कि वी नो फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोर्स। फ्रीक्वेंसी जो है ना, सोर्स पे डिपेंड करता है, किसने पैदा किसने किया है। एंड वेवलेंथ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम, और वेवलेंथ मीडियम पे डिपेंड करता है। तो मीडियम चेंज होने से वेवलेंथ चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, बाकी मैंने आपको समझा दिया। ये लिखा है, स्पीड चेंजेस एंड वेवलेंथ आल्सो चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ये ध्यान रखना प्लीज। अगला क्वेश्चन है, स्टेट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट द एसेंशियल कंडीशन फॉर टू लाइट वेव्स टू बी कोहेरेंट। कोहेरेंट के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखिए, हम कोहेरेंट किसे कहते हैं समझने का प्रयास कीजिए। टू वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट, अगर कंडीशन फॉर कोहेरेंट क्या है, ये टू वेव मस्ट बी कोहेरेंट, कोहेरेंट होगा। वेव शुड बी सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और वेवलेंथ होनी चाहिए, और उनका इक्वल एम्पलीट्यूड होना चाहिए। दो वेव का अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है और उनका एम्पलीट्यूड इक्वल है, तो उनको हम कोहेरेंट बोलेंगे। यानी कि दो वेव्स ऐसे कुछ होने चाहिए जिनका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ भी सेम हो और एम्पलीट्यूड भी सेम हो, तो ये वेव कोहेरेंट होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास क्या है, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, इट वेवलेंथ चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप जानते हैं, पीछे मैंने आपको पढ़ाया था। तो वेव फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम बिकॉज इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स ऑफ वेव, बट वेवलेंथ इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम। वेवलेंथ मीडियम पे डिपेंड करता है, इसलिए वो चेंज हो जाता है। फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है, इसलिए वो चेंज नहीं होता है। स्टेट टू कंडीशन टू ऑब्टेन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, देखिए सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए द टू लाइट शुड बी कोहेरेंट होना चाहिए। द लाइट सोर्स शुड बी द लाइट सोर्स शुड बी नैरो एंड प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। यानी कि जैसे वाईडीएससी में क्या होता है, स्क्रीन होता है, स्क्रीन तो हम दो छेद करते हैं। तो कह रहा है, तो छेद है, छेद, ये सोर्स छेद है, ये छेद पतले होने, बहुत नैरो होने चाहिए और एक दूसरे के पास होने चाहिए। ये दो कंडीशन होती है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन, व्हाई आर कोहेरेंट सोर्स नेसेसरली प्रोड्यूस अ सस्टेन इंटरफेरेंस। देखिए, कोहेरेंट सोर्स का आपको पता है, फ्रीक्वेंसी सेम होता है, वेवलेंथ सेम होता है, एम्पलीट्यूड सेम होता है, इसलिए आपको मिलेगा सस्टेन इंटरफेरेंस, एक अच्छा खासा इंटरफेरेंस मिलेगा। कोहेरेंट सोर्स हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, दिस इंश्योर्स द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा डू नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखिए, वो भी कोहेरेंट की वो भी खासियत है और ये भी खासियत है कांस्टेंट फेज वाली। इन्होंने कांस्टेंट फेज लेके समझाया। देखिए, कांस्टेंट फेज का मतलब क्या है कि देखिए, एक दो कोहेरेंट सोर्स का ऐसा सिस्टम होता है, मैंने डायग्राम आपको बनाया था, कि इनका कांस्टेंट फेज होता है। फेज मतलब लोकेशन, इनका लोकेशन कांस्टेंट होता है। क्या मतलब है कि अगर इसका प्लस है तो इसके प्लस के ऊपर ही आएगा, इसका माइनस है तो इसके माइनस के ऊपर ही आएगा। इस प्रकार से देखो, ये मैक्सिमास कितने प्यार से बने। तो जब प्लस के ऊपर प्लस, माइनस के ऊपर माइनस आता है, तो आपको एक सस्टेन इंटरफेरेंस मिलेगा, इसको हम कांस्टेंट फेज बोलते हैं। कांस्टेंट फेज का मतलब होता है प्लस के ऊपर प्लस आ जाए, माइनस के ऊपर माइनस आ जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि प्लस के ऊपर माइनस आ जाए और माइनस के ऊपर प्लस आ जाए, तो इसको बोलते हैं हम कि भैया फेज कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फेज होने से आपको कहीं पर ऐसे ब्राइट मिलेगा, कहीं पर ऐसे डार्क मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ आप पढ़ लेना। तो कोहेरेंट सोर्स नेसेसरली प्रोड्यूस और सस्टेन इंटरफेरेंस, रीजन क्या है, उनका कांस्टेंट फेज होता है, जिससे प्लस के ऊपर या तो प्लस आएगा या प्लस के ऊपर माइनस आएगा। तो कहीं पे ब्राइट बनेगा, कहीं पे डार्क, कहीं पर ब्राइट, कहीं पे डार्क, कहीं पे ब्राइट, कहीं पे डार्क। ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट स्पीड डिक्रीज। सही बात है, स्पीड डज डिक्रीज इन स्पीड इंप्लाई रिडक्शन इन एनर्जी। ये देखो, स्पीड और एनर्जी का कोई मतलब नहीं है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ई इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी या फिर ई इज इक्वल टू एस सी अपॉन में लैम्डा। अब आपका एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। कुल मिला के बताऊँ तो आप ऐसे याद कर लो कि एनर्जी जो है
ये मेन फॉर्मूला होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे हम आंसर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है एनर्जी। अगर एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, तो एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। चलिए, आप इस आंसर को सपोर्ट करेंगे, ये एक अच्छा तरीका एक्सप्लेन करने का, ठीक है दोस्तों। टू स्लिट्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर एमिनेटेड बाई टू डिफरेंट लैम्प्स। देखिए, वाईडीएससी में कहा जाता है, जैसे वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट में कहा जाता है कि अगर आप दो सोर्स ले रहे हो तो वो कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट कोहेरेंट मतलब एक जैसे होने चाहिए। पर ये कह रहा है कि हम क्या ले रहे हैं, टू डिफरेंट लैंप ले रहे हैं। दो डिफरेंट लैंप लेंगे तो वाईडीएससी अच्छे से काम नहीं करेगा। तो लिखा है विल यू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस पैटर्न, तो आंसर क्या होगा आपको पता है, नो। द लाइट वेव एमिटेड बाई टू डिफरेंट लैंप कैन नॉट बी कोहेरेंट, तो कोहेरेंट नहीं हो पाएंगे। इस चक्कर में आप आगे पढ़े ना, मैक्सिमा और मिनिमा जो है उनकी इंटेंसिटी चेंज होती रहेगी और आपको इंटरफेरेंस पैटर्न अच्छे से नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़िए। इफ द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट इज डिक्रीज्ड, फ्रिंज विड्थ का क्या होगा। देखिए, फ्रिंज विड्थ के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। लैम्डा डी बाई डी इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपने इनके बीच का सेपरेशन को डिक्रीज कर दिया, स्मॉल डी को, इसको डिक्रीज करेंगे तो फ्रिंज विड्थ आपका बढ़ जाएगा। तो साफ दिख रहा है, व्हेन स्लिट डिक्रीज फ्रिंज विड्थ इंक्रीज। अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द फ्रिंज विड्थ इन वाईडीएससी चेंजेस व्हेन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल्ड। क्या मतलब है, देखिए वाईडीएससी में ये डिस्टेंस होता है डी और दो छेद का बीच के डिस्टेंस होता है स्मॉल डी, ठीक है। तो ये स्क्रीन होता है, स्क्रीन स्क्रीन इसको बोलते हैं स्लिट, और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। अब वो कह रहा है कि हमने क्या किया है, हमने डी को क्या किया है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन कैपिटल डी को डबल कर दिया है। अगर आप कैपिटल डी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली बीटा में भी आंसर में 2 आएगा क्योंकि इक्वल में है, तो हमारा जो फ्रिंज विड्थ है डबल हो जाएगा। व्हेन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल्ड, हाउ डज द फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ भी आपका डबल हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा डबल, इसको आपको सोल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। डी इज डबल देन फ्रिंज गेट्स डबल, फ्रिंज विड्थ डबल हो जाएगा। क्वेश्चन है, थोड़ी तबियत खराब है दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ अगर सुर की आवाज आए तो। इफ द वेव पिक्चर ऑफ लाइट, इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। वेव में जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है। व्हाट डिटरमाइन द इंटेंसिटी इन द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। देखिए, फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट में इंटेंसिटी जो है ना, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बट हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, तो हम करंट की हेल्प से। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये आई नहीं है पहली बात, तो ये इंटेंसिटी बता दूं मैं आपको, ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। इस प्रकार से हम करंट की हेल्प से इंटेंसिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये सब लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। इन फोटोन पिक्चर इंटेंसिटी डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को हम इंटेंसिटी को डिफाइन ऐसे किया करते हैं। दोस्तों, व्हाई शुड वी हैव अ नैरो सोर्स ऑफ टू प्रोड्यूस गुड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखिए, बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी, आप तो जानते ही होंगे। अब वो कह रहा है कि वाईडीएससी में, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, अब बीटा से इसको सॉल्व नहीं करते, सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि अगर ये हमारा स्क्रीन है तो ये जो छेद है बहुत पतले हो तो मज़ा आ जाए। पतले छेद में पता ही आपको, देखो ऐसा क्यों, क्योंकि इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ से क्या होगा। देखो, नैरो छेद से ये है कि अगर हमारा छेद बहुत नैरो हुआ तो यहाँ से निकलने वाले वेव्स जो है, समझना, यहाँ से निकलने वाले वेव्स की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो आपस में ओवरलैप करके चीज़ों को कैंसिल आउट कर दे। अगर मैंने इस छेद को बड़ा कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ सोर्स अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। अब इन सोर्स की इंटेंसिटी जाएगी और आपस में कैंसिल आउट करके मामला गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जितना छोटा छेद हो उतना ज़्यादा मजा है, उतना ज़्यादा फायदा है, हमें ईजिली हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, टू हैव अ नैरो सोर्स टू प्रोड्यूस गुड इंटरफेरेंस बिकॉज ब्रॉड जो चौड़ा सोर्स है इक्वलेंट टू लार्ज नंबर ऑफ नैरो सोर्स। यानी एक बड़ा सा सोर्स होगा, अगर बड़ा सा छेद है तो ये बड़ा सा छेद बहुत सारे छोटे छेद के बराबर होगा, समझ रहे हो। तो ब्रॉड सोर्स इक्वलेंट टू लार्ज नंबर ऑफ नैरो सोर्सेज लाइंग क्लोज टू ईच अदर। डिफरेंट पेयर्स ऑफ नैरो सोर्स विल प्रोड्यूस देयर ओन इंटरफेरेंस। तो जो छोटे छोटे सोर्सेज हैं इनके खुद के इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होंगे और आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, विल ओवरलैप ईच अदर, सो फ्रिंज सिस्टम इज लॉस्ट। इसलिए फ्रिंज का सिस्टम लॉस हो जाएगा। प्लीज एक बार पढ़ लेना। देखिए दोस्तों, वाई इज इंटरफेरेंस पैटर्न नॉट डिटेक्टेड व्हेन टू कोहेरेंट सोर्स एज फार अपार्ट। देखिए सिंपल है, बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी और स्मॉल डी होता है सोर्स के बीच का डिस्टेंस। अगर डी की वैल्यू ज़्यादा कर दोगे तो बीटा बहुत कम आएगा, तो फिर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ बहुत कम आएगा तो फ्रिंज इतना छोटा पतला सा होगा दिखाई नहीं देगा। तो वही लिखा है, व्हेन द डिस्टेंस डी बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्स इज लार्ज द फ्रिंज विड्थ बिकम्स टू स्मॉल, फ्रिंज बहुत छोटा हो जाएगा। व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम एयर टू ग्लास द रिफ्रैक्टेड रेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए आपने सुना होगा कि जब भी ये अगर हमारा गिलास है तो अगर कोई लाइट ऐसे आए तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाता है। उसके पीछे रीज़न क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, इसका मोर रिफ्रैक्ट, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो म्यू ऑफ ग्लास इज मोर, ग्लास इज मोर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्लास ज़्यादा होता है। इस चक्कर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होता है इंसिडेंस एंगल से। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और एंगल अगर छोटा होगा तो भैया लाइट तो इस तरफ ही आएगा ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगा। तो रीज़न क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज़्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर, ऑफ ग्लास इज मोर। इस चक्कर में लाइट बेंड हो जाती है। तो इसका आंसर आप देख लेना अपने हिसाब से, मैंने बता दिया, वही लिखना। ज़्यादा टेक्निकल भाषा में आओगे तो स्नेल्स लॉ से वही प्रूफ करना पड़ेगा कि आर की वैल्यू कम आ रही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम आ रहा है, और खेल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही है, पर लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल ऐसे बता देंगे उसको।
लिखा है हाउ विल द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट चेंज इफ वन ऑफ द टू स्लिट्स इज कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट पेपर विच ट्रांसमिट ओनली हाफ ऑफ द लाइट इंटेंसिटी। अब ये क्या कह रहा है कि देखिए वाईडीएससी में स्क्रीन होता है और दो छोटे छोटे छेद होते हैं। कह रहा है एक छेद को मैं ढक दूंगा तो क्या होगा। तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा डिक्रीज देयरफॉर मिनिमा डिक्रीज इंक्रीज सॉरी इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा डिक्रीज हो जाएगा और मिनिमा इंक्रीज हो जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप ढक दोगे तो मैक्सिमा तो डिक्रीज ही होगा ना और मिनिमा इंक्रीज हो जाएगा। जब उजाला घटेगा तो अंधेरा ही तो छाएगा, तो मैक्सिमा डिक्रीज और मिनिमा इंक्रीज, कभी सोचना इस बात को। अगला क्वेश्चन है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम व्हाई डज द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस डिपेंड ऑन द कलर वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या मतलब है, देखिए देखिए क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली एयर में जब कोई चीज़ हो तो 1/μ होता है क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1/, वेवलेंथ होता है। देखिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है और क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। यानी अगर किसी का वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उस चीज़ के लिए, लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ पर कम होगी। लाइट के बोल रहा हूँ, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस टाइम पर कम हो जाएगा और जब ये कम हो जाएगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू चेंज होगी। तो बेसिकली इन दोनों फॉर्मूले से हमें एक्सप्लेन करना होता है। ये देखिए कि क्रिटिकल एंगल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है साइन IC वो 1/μ है और वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये रिलेशन है। तो थ्योरेटिकली क्रिटिकल एंगल वुड आल्सो बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कलर। कैसे, अगर अलग अलग कलर के लिए सुनना, अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अलग अलग क्रिटिकल एंगल। वेरी सिंपल क्वेश्चन है स्टेट द कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टू अकर। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए डिफ्रैक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हैपेंस व्हेन साइज ऑफ ऑब्स्टिकल या अपर्चर इज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट और साइज ऑफ ऑब्स्टिकल दोनों बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जब हमारा बाल है, बाल तो बाल बहुत पतला है तो यहाँ से डिफ्रैक्शन होने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। तो इतने ही छोटे छोटे ऑब्स्टिकल चाहिए होता है जो वेवलेंथ को मैच कर जाए, तभी डिफ्रैक्शन हो सकता है। दोस्तों अगला है व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ ऑब्स्टिकल अपर्चर फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए जो साइज ऑफ ऑब्स्टिकल है वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए, है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर ऑर्डर का होना चाहिए। हाउ डज द एंगुलर स्पेक्ट्रम फ्रिंजेस सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन चेंज व्हेन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल। क्या मतलब, देखिए ये हमारा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको पता होगा यहाँ पर फ्रिंजेस बनते हैं, फ्रिंजेस। अब वो कह रहा है कि हाउ डज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन चेंजेस व्हेन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल्ड। कह रहा है कि यहाँ पर होता है ए, स्लिट के बीच का डिस्टेंस को ए बोलते हैं और इसका डिस्टेंस होता है कैपिटल डी। तो कह रहा है अगर इन दोनों को हम डबल करेंगे तो एंगुलर सेपरेशन में क्या होगा। देखिए एंगुलर सेपरेशन का जो फॉर्मूला है ये होता है, अब देखिए व्हेन डी बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल्ड, डी बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, सॉरी इस बार इसने क्या बोला था, व्हेन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल्ड। अच्छा ये वाला चेंज नहीं करना है हमें, बोला है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। तो ये स्लिट है, स्लिट छेद और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी, कैपिटल डी को अगर हम डबल करेंगे तो क्या होगा हमारा, देखिए तो व्हेन डी बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल द एंगुलर सेपरेशन डज नॉट चेंज, क्योंकि एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। यानी समझ पा रहे हो, कैपिटल डी तो इस फॉर्मूले में आता ही नहीं है। अगर कैपिटल डी नहीं आता है तो कैपिटल डी को चेंज करके क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना आप लोग। यानी कि एंगुलर का फॉर्मूला है लैम्डा बाई ए या फिर लैम्डा बाई स्मॉल डी, कई लोग इसको ए बोलते हैं, कई लोग इसी को डी बोलते हैं, समझे। तो स्मॉल डी पर डिपेंड करता है या फिर ए पे डिपेंड करता है, कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है स्टेट द एसेंशियल कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन है मैंने आपको बता ही दिया था, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए, इस बार बोला है कि जो सिंगल स्लिट है उसकी विड्थ है ए, ठीक है। फर्स्ट मिनिमा ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न, ये क्वेश्चन लेना था, याद दिलाना, तो काटना है, ठीक है, समझे। सो ये क्वेश्चन देखो, इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द स्लिट विड्थ इज मेड डबल। स्लिट विड्थ का मतलब होता है स्मॉल ए, इसको बोलते हैं स्लिट विड्थ, स्लिट विड्थ होता है ये, और ये होता है स्क्रीन। इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन द स्लिट विड्थ इज मेड डबल, स्लिट विड्थ को हम दुगना करेंगे। व्हाट वुड बी द हैपन द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल डिफ्रैक्शन बैंड। देखिए सेंट्रल मैक्सिमा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, देखिए 2d लैम्डा बाई ए। अब वो कह रहा है कि आपको ए को 2a कर देना है, 2a। तो अगर यहाँ पर आप 2a करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा आधा हो जाएगा, क्योंकि पहले 2 था, 2 से 2 कट गया तो बचा क्या, आधा ही तो बचा। व्हेन ए इज डबल्ड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज हाफ। ये अच्छा क्वेश्चन था। लिखा है व्हेन अ वेव इज प्रोपोगेटिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम व्हिच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव डज नॉट चेंज। उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, हम इतनी बार बात कर चुके हैं, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। सो गाइस ये थे सारे अमेजिंग क्वेश्चंस। अब प्लीज़ इसके सारे अच्छे डेरिवेशंस कर लेना, ये सारे अपने बढ़िया पीवाईक्यूज थे। अब मैं आपको कुछ देने जा रहा हूँ, उसको लो। अब प्यारे बच्चों प्लीज़ इस न्यूमेरिकल को फॉलो कर लेना। वेव ऑप्टिक्स में इसमें सारे गजब न्यूमेरिकल्स हैं, जो मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताया आपको, पीवाईक्यू बताए, और इस न्यूमेरिकल को करने के बाद अगर एक क्वेश्चन भी, देखो अभी मैंने आपको बताया जो पीवाईक्यूज थे, जो बिल्कुल ही चांसेस है कि वो आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा मैं आपको ये दे रहा हूँ, अगर आपने ये दोनों कर लिया इसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता, इस धरती पर कोई नहीं रोक सकता पूरे नंबर स्कोर करने से। प्लीज़ सब्सक्राइब करो दोस्तों, बहुत मेहनत चल रही है, और कमेंट करो अगर इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है भाई, कसम से कह रहा हूँ बहुत मेहनत लग रही है। सब्सक्राइब करो अगर आपको मेरी मेहनत आप तक पहुँच पा रही है।